पसंद करेंगे। सो निशा, जस्ट वी आर शेयरिंग योर स्क्रीन, आपका जो पीपीटी हम शेयर कर रहे हैं, देन यू कैन जी कंटिन्यू। सर, यस सर। स्क्रीन शेयर करें। आई थिंक एवरीबडी कैन नाउ लुक द शेयर। आपको दिख रही है स्लाइड सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, निशा यू कंटिन्यू। निशा उधर से कर देना। निशा स्टार्ट कर देते हैं। Everybody is listening? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अब आवाज नहीं आ रही। सर को सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है सर। एक्चुअली माइक ऑफ चल रहा है सर, प्लीज कराइए। ओके, एग्जैक्टली जो हमारी जो की स्पीकर है डॉक्टर निशा, वो वापस जुड़ नहीं पा रही है। एनीवे,
जब तक वो जुड़ती है तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। टुडे जैसा आपको मालूम है, आज हम लोग इंटेलिजेंस पे बात करने वाले हैं, जिसमें आज मीनिंग और नेचर की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, और जो बुद्धि से संबंधित जो कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, बुद्धि होती क्या है? अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एक इंटरनल पावर होता है, मेंटल पावर होता है, जो जिसके कारण से हम वस्तु को, कुछ कंसेप्ट्स को, कुछ तथ्यों को समझ सकते हैं और उनके आपस के जो क्या संबंध है, आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से हम एक लॉजिकल नॉलेज जो बेसिकली कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों जुड़े हुए हैं, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, ये प्राप्त करने में हमें थोड़ा सहयोग करने का काम, जो एक ऐसी शक्ति, जो ऐसी मानसिक शक्ति, जो शक्ति हमें इस प्रकार की वस्तु तथ्यों को समझने में, उनके आपस के संबंध को खोजने में, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में जो सहायक होती है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। ये बेसिकली इंट्यूशन और जो फीलिंग्स है उससे बिल्कुल अलग होती है। इंट्यूशंस तो हमें अचानक कोई चीज जब हमें ऐसी सूझ उत्पन्न होती है उसे इंट्यूशन कहते हैं। बुद्धि एग्जैक्टली क्या है कि बुद्धि होने के कारण जो मनुष्य है वो नवीन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ पाता है, और अच्छी तरह समझने के बाद वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है कि वो किस प्रकार से उस वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट, एबिंगहॉस ने बुद्धि बताई थी विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है, पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो कंसेप्ट्स हो, सभी प्रकार की जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो विभिन्न प्रकार की सोच है, उन सबको जोड़ने का जो काम करती है वो हमारी बुद्धि करती है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं गॉल्टन की जो एक परिभाषा थी, बुद्धि विभेद करने और चयन करने की शक्ति होती है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन। बुद्धि होती है ऐसी मानसिक स्थिति जिसके कारण हम दूसरे दो वस्तुओं को अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, उनमें से चयनित कर सकते हैं कि कौन सी चीज किसके लिए उपयुक्त है, कौन सी बात किस बात के लिए उपयुक्त है, कौन सी वस्तु किस बात कार्य के लिए उपयुक्त है। ये सारा सिलेक्शन करने का काम या डिस्क्रिमिनेट करने का काम बुद्धि करवाती है, ऐसा गाल्टन का कहना था। स्टर्न ने जो परिभाषा दी, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की करने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब ये हुआ कि हम नई सिचुएशंस में, नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, समायोजित कर पाए। बेसिकली ये देखा जाए, बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का एक समूह होता है, जिसमें उन योग्यताओं के उपयोग के द्वारा हम वस्तुओं को विभेद कर सकते हैं, मिला सकते हैं, विभिन्न भागों को चयनित कर सकते हैं, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित करने की योग्यता हमारे अंदर विकसित हो जाती है, इसी बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट, सो बुद्धि के स्वरूप या प्रकृति को समझने के लिए बहुत साधारण शब्दों में ये स्लाइड्स हैं, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, ये डॉक्टर निशा अग्रवाल के द्वारा बनाई गई है। बहुत ही अच्छी स्लाइड्स बनाई है, मैंने इनको जब अच्छी तरह से देखा था तो आई जस्ट लव टू नोट दिस थिंग कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस लेवल पे रखी गई है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो हम बुद्धि की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धि की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बुद्धि को यूं समझ सकते हैं कि सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या पर्यावरण में सामंजस्य की योग्यता है। देखिए, नित्य प्रतिदिन जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से ही हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ओके, एक मिनट मुझे वेट करेंगे प्लीज। हाँ, तो मैं बता रहा था सीखने की योग्यता है वो बुद्धि है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सीखना मतलब हम जो नित्य प्रतिदिन कोई नई वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, नई परिस्थितियों में समायोजन कर लेना,
ये सारी चीज सीखना कहते हैं। और सीखना नई परिस्थितियों में मैच्योरेशन से अलग होता है सीखने। तो सीखने की जो योग्यता जिससे हम आसानी से नई बातों को सीख पाए उसे ही बुद्धि कहते हैं। जो समस्याएं हमारे सामने हैं उत्पन्न होती है, हमारे सामने नित्य प्रतिदिन नई तरह की समस्याएं आती है, हम बुद्धि के उपयोग के द्वारा समस्या को समाधान आसानी से कर सकते हैं, समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। एक और जो डेफिनेशन से जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कुछ वस्तुएं मौजूद नहीं है उसके बारे में सोचना और उसके आधार पर हाइपोथेटिकली सोचकर उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसे हम बुद्धि कह सकते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता जिसमें होता है, जैसे बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई वस्तुएं मौजूद नहीं है, लेकिन नई परिस्थिति आने पर हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट हमने थिंकिंग की हुई है उस थिंकिंग के आधार पर हम आसानी से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य की योग्यता, पर्यावरण के साथ समायोजन कर लेना ही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि के बारे में कहा जाए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्रकृति के बारे में। बुद्धिमत्ता बच्चे की जन्मजात प्राकृतिक प्रतिभा होती है, मतलब जन्म से ही ये विद्यमान होती है। ये न्यूनतम समय में अधिकतम सीखने में मदद करती है। जो बुद्धि होती है ये कम समय में ज्यादा चीज सिखाने में हेल्प करती है। इसी अलावा बच्चा भविष्य देखने और उसके, ये बच्चों के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो बुद्धि का डेवलपमेंट है वो प्रारंभिक अवस्था से ही, जन्म लेने के बाद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जन्मजात प्राकृतिक प्रतिभा है और जैसे ही जन्म होता है उसके बाद वो बच्चा सीखना शुरू करता है और सीखने की योग्यता करना ही बुद्धि होती है। फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसको जनरलाइज करना, ये सारी अपनी जो प्रतिभा है, जो कुछ उसके अंदर योग्यता है, उन योग्यताओं का धीमे धीमे विकास किया जाता है और इस योग्यता के आधार पर वो न्यूनतम समय में अधिकतम चीजें सीख पाता है। बच्चा भविष्य देखने की कोशिश करता है, उसके अंदर अनुसार योजना बनाने में सक्षम होता है। मैंने आपको बताया जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की गई है। हम भविष्य में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को देखकर उसके बारे में किस प्रकार से उन सिचुएशंस को प्राप्त करेगा, बच्चा ये देखता है। साथ ही बच्चा जो कुछ पहले सीखा है, उस जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उन एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट उठा पा रहा है नहीं पा रहा है, इसके बारे में भी ये बच्चा पिछले अनुभवों का लाभ उठा पाता है बुद्धि के कारण। भविष्य का सामना करना पड़ता है अनुपालना में, तो ये इस प्रकार की सिचुएशंस आती है। सही और गलत की बीच भेदभाव की भावना विकसित होती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही है और क्यों गलत है, यही एक बुद्धि का जवाब है। बुद्धि का विकास काल जन्म से किशोरावस्था तक होता है। जब तक जितनी बुद्धि होनी है वो लगभग जन्म से शुरू होती है और 20-22 साल तक की जो उम्र है किशोरावस्था तक पहुंचते हो आप, उस तक आपकी एडल्ट स्टेज मतलब 18 ईयर्स तक मानी जाती है एडल्ट स्टेज में। उसके बाद किशोरावस्था तक जो हमारी एडोलेसेंट स्टेज है, उस वहां तक ये बुद्धि का विकास होता रहता है। लड़के और लड़कियों के बीच में बुद्धि के विकास में कोई अंतर नहीं होता, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं होता। हाँ, बुद्धि की जो विभिन्न प्रकार की योग्यता है, उन योग्यताओं में पर्टिकुलरली कुछ डिफरेंसेस हो सकता है। जैसे जैसे एग्जांपल की न्यूमेरिकल एबिलिटी की जब बात की जाए तो लड़कों में थोड़ी ठीक होती है, लेकिन स्पेटियल एबिलिटी की, रिलेशनशिप की बात की जाए, सोशल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो लड़कियों में लड़कों की तुलना में अधिक अच्छी होती है। बुद्धि अधिकतर आनुवंशिकता से निर्धारित होती है, इट इज एन अफेक्टेड बाय हेरिडिटी, बट इसको इंप्रूव करने के लिए उपयुक्त वातावरण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये कुछ जनरल ट्रेंड बताया मैंने बुद्धि के बारे में। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से 6 कारक निकल कर आते हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी मैंने बताया, जनरली ऐसा कहीं देखा गया स्टडीज में कि वंशानुक्रम का बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है। अगर जो पेरेंट्स हैं वो अगर बुद्धिमान है तो उनके होने वाले बच्चे भी बुद्धिमान होने की संभावना होती है। इट्स नॉट 100% बिकॉज जो सेकंड फैक्टर है इट ऑल्सो इफेक्ट्स अ लॉट, जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, वातावरण। अगर जो हमारी योग्यताओं को विकसित करने का वातावरण हमें जो मिलता है वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। आयु मैंने आपको बताया ही है कि हर पर्टिकुलर एज के लिए आपकी जो कुछ योग्यताएं हैं वो पर्टिकुलर एज के आने के बाद ही आप सीख पाते हैं। आयु का भी बुद्धि को प्रभावित करने का काम है। रेस के बारे में कहा गया, प्रजाति के बारे में मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन ये कहा गया है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं वो भी बुद्धि को प्रभावित करती है। जेंडर का भी माइनर इफेक्ट देखा गया है और हेल्थ का भी कुछ माइनर इफेक्ट देखा गया है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक हैं। इन कारकों के बाद मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंस कितनी प्रकार की होती है। 3 प्रकार की इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, सोशल इंटेलिजेंस की, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की।
एक इंटेलिजेंस जो अभी और फेमस चल रही है सोशल इंटेलिजेंस की, उसके बारे में भी बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। ओके, सोशल इंटेलिजेंस तो है। इमोशनल इंटेलिजेंस की भी एक जो नया फैक्टर है 20 ईयर्स से, लगभग 20 सालों से नया डेवलप होकर आया है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये जो अंतर व्यक्तिक संबंध है, ओके, पारस्परिक व्यक्ति व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उन इस सामाजिक बुद्धिमत्ता के कारण वो व्यक्ति के अंदर वो योग्यता का विकास हो सकता है जिससे कि वो अंतर पारस्परिक जो संबंध हैं उनको आराम से मैनेज कर पाए, समझ पाए और उनका प्रबंधन कर पाए। ये इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए पर्सन्स आईक्यू और ए बुक स्मार्ट्स। ये जो हमारी इंटेलिजेंस कोशेंट है, जो आईक्यू जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, इससे बिल्कुल अलग है। इंटेलिजेंस में तो प्योरली योग्यताओं की बात होती है, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस के अंदर व्यक्ति के अंदर वो भावना या उस योग्यता का विकास होता है जिससे वो दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाने हैं, उन संबंधों को समझ पाए और उन संबंधों का प्रबंधन कर पाए। इसे ही सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये मैंने बताया कि न केवल समझने की बात इंडिविजुअल की, बल्कि उस पर फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर्स, दूसरे व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, विचार है, व्यवहारों को भी समझ पाए और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार की इंटेलिजेंस को हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरी इंटेलिजेंस है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इट इज ए हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसके अंदर एक क्रिएटिव फैसेट है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी इज अ मेजर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एसोसिएशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए प्राइमरी ट्रेट ऑफ आइडिया पीपल। जिनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, नए आइडियाज होते हैं, इनोवेशन होते हैं, कुछ नए नई खोज करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं, जिसकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी फैक्टर ज्यादा होता है। और क्रिएटिविटी फैक्टर होने से वो आविष्कारशील होते हैं, नई खोज करते हैं, नए आविष्कार कर लेते हैं, जिससे समस्या समाधान करने में बहुत मदद मिल जाती है। अभी जो आप टेक्निकल थिंग्स में देख रहे हैं, अभी एआई का जो एक जमाना चल रहा है, उस एआई के जमाने में भी ये देखा गया है कि एआई में भी ऐसा देखा गया कि ये जो इंटेलिजेंस है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसका ज्यादा है, जिससे वो नई नई चीजों को नए नए तरीके से समाधान करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इंटेलिजेंस है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धिमत्ता। ये एक्चुअल में बहुत सारी जो योग्यताएं उनका एक ग्रुप होता है जो कि किसी सिचुएशन में वो सही तरीके से व्यवहार को प्रदर्शित कर पाए। बेसिकली हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में इस प्रकार की कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत रहती है। जैसे बहुत सारे जो वस्तुएं हैं, दवाएं हैं आदि, इन सबको संभालने के लिए कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत रहती है कि जैसे कोई सी वस्तु कहाँ उपयोग होगी, किस प्रकार से उपयोग करेंगे जिससे खराब नहीं हो, क्या करें जिससे बच के रहें, कौन सी दवाई खाएं, कौन सी दवाई कितनी बजे खानी है। जिसकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो इस प्रकार की कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वाली ये सारी योग्यता उसके अंदर अधिक देखी गई है। बुद्धि का मापन की जहां तक बात की जाती है, बुद्धि को मापना बहुत आसान है, क्योंकि मानसिक योग्यता, जैसे हम थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को नाप सकते हैं, हमारे साइकोलॉजी में भी इस प्रकार के बहुत सारे टेस्ट हैं, टूल्स हैं, जिनके द्वारा हम डिफरेंट एबिलिटीज को माप सकते हैं। अब बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि के मापन की जहां तक बात की जाए तो संपूर्ण बुद्धि के मापन के लिए जितनी एबिलिटीज है, और एबिलिटीज तो बहुत सारी है, जैसे हमारी वर्बल एबिलिटी, हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी, हमारी स्पेशियल एबिलिटी है, बहुत तरह की एबिलिटीज हैं। उन एबिलिटीज में से सारी एबिलिटीज को एक साथ मापना तो संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति का मानसिक विकास कितना हुआ है, जिसको ये कहना चाहिए हम मेंटल एज कितनी हुई है। अभी जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको आईक्यू के मेजरमेंट का तो बहुत क्लियर करूंगा कि मेंटल एज कितनी है, उसकी मानसिक आयु कितनी है। वास्तविक आयु तो हमारी जन्म से निकलती है, और मानसिक आयु हमारी कार्य प्रणाली से, कि हम किस प्रकार योग्यताओं का उपयोग करके वस्तुओं को आसानी से, समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाए। मैंने अभी बात करी थी, बुद्धि को मापने का एक बहुत साधारण सा फॉर्मूला है जिसको इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं। ये टोटल स्कोर है डिराइव्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट और सब टेस्ट डिजाइन्ड टू असेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब कई मानकीकृत परीक्षणों से गणना करके हम बुद्धि का आकलन कर सकते हैं। आईक्यू का बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हमारे अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। बिनेट ने, इनका फोटो लगा हुआ है, इनका जन्म 1857 में हुआ था और 1911 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था आईक्यू निकालने के लिए कि मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इनटू 100।
तो देखिए बहुत साधारण सी बात है, अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मेजरमेंट करना है तो हम आसानी से इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मेजरमेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखकर। देखिए फिजिकल एज तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकल जाएगी, आईक्यू के फॉर्मूले में वास्तविक आयु आपकी कितनी है। और जबकि मानसिक आयु की जहां तक बात की जाए तो मानसिक आयु को मेजर करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। उन टेस्ट के आधार पर साधारण शब्दों में ये समझा सकता हूं कि जितनी वास्तविक आयु की एज के बच्चे या जो व्यक्ति है जितना जैसा काम कर सकते हैं, जिस एबिलिटीज का उपयोग करके अगर वो भी कर सकते हैं तो उनकी वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर होगी। ये 100 से गुणा प्रतिशत निकालने के लिए नहीं है, 100 से जो मल्टीप्लाई किया गया है ये होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। बहुत साधारण सी बात है, अगर हमारी वास्तविक आयु हमारी मानसिक आयु के बराबर है तो हमारा आईक्यू लेवल 100 होगा। और एक सामान्य व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, बुद्धि लब्धि स्कोर है, वो 100 ही होता है। अगर रेंज की बात की जाए तो 90 से 110 के बीच में होता है। आपके दिमाग में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिनकी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 100 से भी अधिक होता है? क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। Sir, genius like Einstein and Stephen Hawking. ओके, यस करेक्ट। देखिए अभी एक बच्चे ने आइंस्टाइन, यशु ने नाम दिया था आइंस्टाइन का। इनका आईक्यू स्कोर 160 था। इनको जीनियस कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब ये वो अपनी जो वास्तविक आयु उसकी उम्र से अधिक बढ़कर योग्यताओं का उपयोग कर पाते हैं। एक बात जरूर मैं यह बताना चाहता हूं कि जिसकी जो बुद्धि स्तर है, आईक्यू लेवल अगर 70 से कम है, उसको मेंटल रिटार्डेड के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। और मेंटल रिटार्डेड को जजमेंट करने का जो तरीका है वो आईक्यू के बेस पर ही किया जाता है। मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है, आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया, आईक्यू स्कोर 160 है। ओके, ये क्या है, बहुत सारी एबिलिटीज को लेकर हुए थे। देखिए एकेडमिक जो अचीवमेंट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। जो हमारे अंदर शिक्षा से जो हम स्कोर लेके आ रहे हैं कि हमारे इतने परसेंटेज बन गए, तो क्या वो बुद्धि है? नहीं, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं। उसमें एक भाग हो सकता है कि हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी आती है, या हमारी वर्बल एबिलिटी अच्छी आ रही है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन ये सारा मिलकर एक बुद्धि का निर्माण करता है। हम एकेडमिक अचीवमेंट को इंटेलिजेंस के साथ में एक जैसा नहीं माने। एकेडमिक अचीवमेंट या मतलब उपलब्धि, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है आपका, ओके, कि जो शैक्षिक रूप से आपने जो निष्पादन किया है, क्या वो बुद्धि के बराबर है? वो बुद्धि के बिल्कुल बराबर नहीं कह सकते, 100% ऐसा नहीं कह सकते। तो जिसकी बुद्धि की जो अगर 130 से अधिक है तो उसको जीनियस कहते हैं, 121 से 130 वाले को प्रखर बुद्धि कहते हैं, 111 से 120 वाले को तीव्र बुद्धि अबोव एवरेज कहते हैं, 90 से 91 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि कहते हैं, 81 से 90 वाले को मंद बुद्धि फीबल माइंडेड कहते हैं, 71 से 80 वालों को अल्प बुद्धि कहते हैं, और 71 से कम को इडियट्स कहते हैं। इडियट आप बहुत यूज करते हो है ना, लेकिन इडियट का मतलब आईक्यू लेवल 20 से भी कम होता है बेसिकली। यहाँ 71 से कम लिखा हुआ है, लेकिन जब मेंटल रिटार्ड को कैटेगराइज करेंगे तो उसमें इडियट की जो रेंज आती है वो 20 से भी कम होती है। दे आर डिपेंडेंट वन। ओके, नेक्स्ट। बुद्धि की परीक्षा करने के लिए बहुत प्रकार के टेस्ट हैं, मैंने आपको बताया, जिनके परिणामों के आधार पर हम बुद्धि के बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या ये बच्चा मेंटल रिटार्डेड है या जीनियस है या नॉर्मल आईक्यू का है। उसके आधार पर हम निर्देशन कर सकते हैं, निर्देशन करके निदान कर सकते हैं, उसका उपचार करना भी संभव हो सकता है। जहाँ पिछड़े बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जीनियस चाइल्ड्स हैं, उन बुद्धि के आधार पर हम सामान्य कौन से बच्चे हैं, मंद बुद्धि के कौन से हैं, पिछड़े बच्चे कौन से, प्रतिभाशाली बालक कौन से हैं, इनके बारे में हम आराम से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, विभेद कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि के परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, एक तो कुछ कई नई नौकरी है, उसमें पर्टिकुलर टाइप की एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है ना, जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं लेटर ऑन। वो सिलेक्शंस करने में बुद्धि के परीक्षण का उपयोग किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, लोगों को वर्गीकृत करने के लिए कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा प्रखर बुद्धि वाला है, कौन मेंटली रिटार्डेड है, कौन चीजों को जल्दी से अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज कर पाता है। तो वर्गीकरण करने के लिए भी यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। ओके, प्रमोशन मतलब जो सर्विस में है, और सर्विस में अगर उनको प्रमोशन लेना है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। फिर नोइंग वंस पोटेंशियलिटी,
व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना कुछ कर सकता है, इसको पता नहीं लगाने के लिए भी हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, यस, बुद्धि परीक्षण का उपयोग हम ये भी पता लगाने के लिए करते हैं कि मंद बुद्धि का बालक है, और मंद बुद्धि का अगर बालक है तो उसकी आईक्यू लेवल कितनी है, वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है, उसके लिए क्या वोकेशन ठीक रहेंगे, क्या वोकेशन ठीक नहीं रहेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिसर्च वर्क। शोध करने के लिए तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी शोध होती हैं इस टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रकारों को जब पढ़ने की बात करते हैं, एक तो प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, एक जो आइटम्स हैं, जो बुद्धि परीक्षण के अंदर जो पद हैं उनकी प्रकृति कैसी है, जो एक तीसरा परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें कुछ एक्टिविटी दी जाती है, जिसमें निष्पादन कराया जाता है, और उसके अलावा कल्चर फ्री या नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं जिसमें लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जाता। कुछ पजल्स होती है, उस पजल्स के आधार पर उनको सॉल्व कराया जाता है एक नियमित निश्चित समय सीमा अवधि में, जिससे कि पता लगा सके कि वो कितने समय में इस समस्या का समाधान कर पाता है। सो विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं मौजूद, कुछ परीक्षणों की बात करूंगा अभी मैं। नेक्स्ट, देखिए इसमें भी मैंने बताया आपको जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है, मैंने बताया प्रशासन के आधार पर, या तो एक व्यक्ति एक ही बार एक टेस्ट को करे या ग्रुप में इस टेस्ट को कर सके। फिर मटेरियल जो है, क्या वो वाचिक मटेरियल है जिसको पढ़ने लिखने में काम आ सकते हैं, या जिसको नॉन वर्बल है, जिसको पढ़ने से संबंधित नहीं है लेकिन उसमें कुछ चित्र बने हुए, कोई साइंस बने हुए, कुछ सिंबल्स बने हुए। नेक्स्ट, ये परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट एक सैंपल क्वेश्चन दिया है कि विच फिगर्स कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ठीक है, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, तब आप सॉल्व करना है इसको। ठीक है, वर्बल टेस्ट, ये कुछ एक पजल दिए हैं, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके आधार पर इसमें कोई आकृति बनाने की जरूरत है। whenever we talk about the performance intelligence test, तो एक बड़ी अच्छी टेस्ट बैटरी है भाटियास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, एक बैटरी भाटियास बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस। उसको बैटरी इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर 5 तरह के टेस्ट होते हैं, इसलिए भाटिया साहब ने बनाई थी, सीएम भाटिया ने, इसलिए उनके नाम से ये भाटियास बैटरी कहा जाता है। नेक्स्ट, ओके, सो साइमन बिनेट टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, वेस्टर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, चिल्ड्रन इंटेलिजेंस स्केल है वेस्टलर का, भाटिया बुद्धि परीक्षण है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, आर्मी बीटा टेस्ट है, शाब्दिक अशाब्दिक, और ये सभी प्रकार के टेस्ट हैं बुद्धि प्रकारों में, परीक्षणों के प्रकारों में। नेक्स्ट, देखिए थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। ठीक है, हाँ, स्पीयरमैन ने सबसे पहले 2 फैक्टर थ्योरी बताई थी। ये एक ब्रिटेन का एक साइकोलॉजिस्ट था स्पीयरमैन। इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो स्पीयर 2 फैक्टर्स बताए थे, एक तो जनरल फैक्टर है और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर का मतलब जो ऐसा फैक्टर जिसके अंदर की सभी प्रकार की योग्यताएं, एक सामान्य योग्यता है जो सभी के अंदर मिलती है, जनरलाइज, एक तरह सामान्यता, जो योग्यताएं सभी के अंदर मिलती है उसे जी फैक्टर कहा। और कुछ योग्यताएं ऐसी होती है जो विशिष्ट कुछ लोगों में ही मिलती है, उन्हें उसे स्पेसिफिक फैक्टर कहा। सो विशेष प्रकार की क्रियाओं करने के लिए विशिष्ट कारक की जरूरत होती है स्पेसिफिक फैक्टर की, और सामान्य क्रियाओं को करने के लिए सामान्य प्रकार की जो कारक है उनकी आवश्यकता होती है। इसी आधार पर बुद्धि की संरचना के जो 2 कारक बताए हैं, इसमें सामान्य बुद्धि या जी फैक्टर थ्योरी और दूसरे कारक को स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट बुद्धि कहा गया। बुद्धि के सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, ये एक बात, अच्छी सी बात लिखी हुई लास्ट लाइन में, इसको जरूर नोट आउट करें। बुद्धि के सामान्य कारक जो जी फैक्टर है वो इनबॉर्न होते हैं, और जबकि जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं दे आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, यू हैव लर्नड इट, आपने उन विशिष्ट कारकों को सीखा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, गार्डनर का जो एक बहुबुद्धि, गार्डनर की जो थ्योरी है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने ये कहा कि हर इंसान की अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई अपने प्लेज में, नाटक में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई तार्किक क्षमता में अच्छा होता है। इसलिए उन्होंने 9 प्रकार की जो एबिलिटीज हैं उसमें बांटा है कि बुद्धि
का मतलब ये हुआ कि जो 9 प्रकार की एबिलिटीज हैं, इन आधार पर बहुबुद्धि सिद्धांत है कि ये सारे फैक्टर्स के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि का निर्धारण होता है, जिसमें भाषागत है, जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड है, तार्किक, गणितीय, लॉजिकल या मैथमेटिकल, देशिक, स्पेटियल, जिसमें ये बताते हैं कि देशिक मतलब दिशाओं के बारे में, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी मतलब हमारा जो फिजिकल मोटर कोऑर्डिनेशन से हम जो ऑर्गन्स के साथ में मोटर ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो कैसा करते हैं, अंतर्वैयक्तिक जिसमें रिलेशनशिप की बात होती है, अंतर्व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, प्रकृतिवादी, एनवायरमेंटिस्ट और एग्जिस्टेंशियल कि वो इस दुनिया में रह पाए उसके लिए क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज हैं। तो इस प्रकार की 9 बुद्धि जो विभिन्न प्रकार के कारक थे, इन 9 क्षेत्र थे, इन 9 क्षेत्रों के आधार पर गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत को समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ मैंने एग्जांपल बताया आपको कि म्यूजिकल के नेचुरलिस्टिक मतलब अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर, जो प्रकृतिवादी होते हैं वो आसानी से चीजों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, उसको समझने के लिए बात करते हैं। स्पेटियल जिसको कहा है विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन द 3 डायमेंशनल। ओके, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज संबंधी जो लेखक वगैरह होते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट, इस प्रकार के। और इंटरपर्सनल मतलब ये हुआ, इंट्रापर्सनल तो व्यक्ति के स्वयं में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और इंटरपर्सनल जो होता है उसमें ये हो कि दूसरे लोगों के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या मोटिव्स हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल की बात कर चुका हूँ। बॉडी काइनेस्थेटिक, कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड एंड बॉडी, जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में और हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, इनको कोऑर्डिनेट करने का काम हॉटवर्क की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बताती है। नेक्स्ट प्लीज। एक स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है जिसको त्रितंत्र का सिद्धांत कहते हैं, ट्रायआर्किक थ्योरी। ओके, एग्जैक्टली थ्योरी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, सब थ्योरी है। गठकीय कंपोनेंशनल सब थ्योरी जिसको गठकीय कहते हैं, इसके अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। इसके भी 3 घटक होते हैं, मेटा कंपोनेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंस कंपोनेंट होते हैं, नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट। मेटा मतलब जो कि व्यक्ति की समस्या को समाधान करने में, योजना बनाने में व्यक्ति को एबल बनाता है, सक्षम बनाता है, वो मेटा कॉग्निमेंट। ये सब एनालिटिकल इंटेलिजेंस के पार्ट है जिसको कंपोनेंशियल सब थ्योरी कहा गया है। दूसरा जो प्रदर्शन, जो योग्यताएं हल करने की जो योग्यताएं योजनाएं बना रहा है, वो योजनाओं को लागू करने में ये जो कंपोनेंट है ये हेल्प करता है, ये घटक मदद करता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें नई जानकारी को प्राप्त करने में, अमूर्त चिंतन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, दूसरा है एक्सपीरियंशियल, ये भी स्पेलिंग कुछ गलत है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मतलब हम अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बुद्धि के बारे में हम समझ सकते हैं। पहली जिसके अंदर पार्ट है रचनात्मक बुद्धि, जिसको कहा गया, हमने फर्स्ट वाली तो एनालिटिकल स्किल इंटेलिजेंस को बताया है। दूसरी हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जिसमें नवीन बातों के बारे में, पहली बार समस्या से निपटने में कौन सी बुद्धि मदद करेगी, वो हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगी, या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। दूसरा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब व्यक्ति स्वयं दोहराए जो पहले कार्य कर चुका है उसको उनको आसानी से कर सकता है। जैसे अभी आप एक सीरियल देखते होंगे टीवी पे, वो आता ना CID, उसमें जो व्यक्ति है वो बार बार नई प्रकार की समस्याओं में अपने पुराने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है। जैसे इसमें भी इन्हें उदाहरण लिखा हुआ है, जेम्स बॉन्ड हर समय नई समस्या को समझने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता था और रचनात्मक रूप से वह उनका उपयोग करता था। सो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात की गई। तीसरा है संदर्भात्मक, मतलब कॉन्सेप्चुअल सब थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की गई है। इसमें बहुत अच्छी सी बात है, एडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग। अगर व्यक्ति के अंदर वो दम नहीं है, वो माहौल नहीं है कि वो याद नहीं हो पा रहा है कि समस्या से निपटने में पहले उसने कैसे किया, तो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है और वातावरण के आधार पर अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, समायोजित कर लेता है और उसके आधार पर बुद्धि के द्वारा उस समस्या का समाधान करता है। फिर सिलेक्शंस की बात है, जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आ जाता है तो वो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण में बदला जाए, जो पुरानी चीजों को सॉल्व करना है कैसे, तो सेलेक्ट करेगा वो, और सिलेक्शन के आधार पर अपनी इस योग्यता का उपयोग कर समस्या का समाधान कर पाएगा। देन द थिंग कम्स, आकार देना, शेपिंग। व्यक्ति खुद में बदलाव नहीं लाता बल्कि वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल देता है। ये मुश्किल काम है, लेकिन इस जो स्पेशली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को लेकर चलते हैं
वो आसानी से इस प्रकार की शेप ऑफ द एनवायरनमेंट करना ये संभव कर पाते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया एक्सपीरियंशियल तीनों के सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बनने के लिए तीनों एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है ट्रायआर्किक थ्योरी का। नेक्स्ट, कैटल ने दो प्रकार की थ्योरी की बात करी है, स्पेशली दो प्रकार की, एक तो क्रिस्टलाइज्ड जिसको कहा गया और एक फ्लूइड इंटेलिजेंस। देखिए इसमें जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो हमारी हेरिडिटी के बेस पर हमारे अंदर डेवलप होके आई है हमारे यहाँ शरीर में, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो हमने एक्वायर की, सोसाइटी से हमने लर्न करी है। जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस की जहां तक बात की जाए तो जिसमें नई परिस्थितियों के साथ में अनुकूलता वाले परीक्षण किस प्रकार किए जाएंगे, और क्रिस्टलाइज जो हमारी है उसके अनुसार हम नई चीजों में किस प्रकार से हम स्पेसिफिक फैक्टर्स का उपयोग करके सोशल लर्निंग करें या पर्यावरण के प्रभाव डालें। कैटल के अनुसार बहुत क्लियर है, कैटल ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द हेरिडिटी, जबकि विच इज इनबॉर्न टेंडेंसी जो हमारे अंदर शरीर से होती है, जबकि क्रिस्टलाइज जो है वो हमें सोशल इंटेलिजेंस वगैरह में यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम सामान्य बुद्धि की बात करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। यशु, you want to ask something? Yes, ask it. सर IQ टेस्ट हम कहाँ से परचेस कर सकते हैं? There are several places from where you can purchase the IQ test. जैसे कुछ NPC है, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, prasadpsycho.com, ये कुछ एजेंसीज हैं जो इनको सेल आउट करने का काम करती है। एग्जैक्टली टेस्ट जो भी बनाया जाता है उसको आसानी से जेरोक्स में कॉपीराइट होता है, इसलिए जेरोक्स वाला यूज नहीं करना चाहिए अगर किसी अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हो, किसी रिसर्च वगैरह के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। बाकी बहुत सारी साइट से आप इंटेलिजेंस टेस्ट परचेज दिखेंगे तो भी आपको बहुत सारी मनोमापन करके भी, गुजरात की एक एजेंसी है, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन आगरा की एक एजेंसी है जो बहुत बड़े टेस्ट के। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कनव तोशनीवाल ने एक बार मुझे थम्स ऊपर करके नीचे भेज दिया, मुझे लगा वो नीचे क्यों भेज रही है, समझ में नहीं आया क्या कुछ। ओके, यस, लॉट ऑफ रेंज। संगीता मीणा, यू वांट टू आस्क समथिंग? कुमकुम सिंह, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर मुझे ये पूछना था कि IQ टेस्ट के मतलब कि बहुत सारी चीजें हम जगह पर हमें देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो क्या हम क्वेश्चन से IQ टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, किसी भी परीक्षण का स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है, मानकीकृत होना बहुत जरूरी है परीक्षण का। अगर परीक्षण मानकीकृत नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, मानकीकृत परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में बात करूंगा। कि जैसे आप किसी एक मेडिकल टेस्टिंग के लिए भी जाते हैं, अब दुनिया में बहुत सारी लैब्स बनी हुई हैं, ओके, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। सपोज आप आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए गए, ओके, और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये मैंने जहां से टेस्ट कराया उसकी रीडिंग सही भी आ रही नहीं, वो जो इक्विपमेंट यूज किए वो भी सही थे या नहीं थे, उनका जो लैब है वो भी प्रोसीजर भी सही यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो अगेन आई वांट टू शेयर दिस थिंग कि जहां भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना है आपको, उसका वो एक तो टेस्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स डिसाइडेड है या नहीं है। अगर नॉर्म्स वगैरह डिसाइडेड नहीं है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नहीं है, तो वो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पाता। सुनीता गोदारा, थैंक यू। यू वांट टू आस्क समथिंग? लोकेश, लोकेश। यस सर। सर मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब 11th में होते थे ना, तो हमारी पूरी क्लास का टेस्ट हुआ था, भाटिया सर वाला टेस्ट किया था हमने, तो उसमें आ गया था सभी के IQ लेवल का। क्या हाँ। सर? कई लोगों को कंफ्यूजन है ना कि इसमें आ जाता है क्या, कि IQ लेवल का पता चल जाता है क्या, तो एकदम करेक्ट था सर कई स्टूडेंट के ऊपर। अगेन लोकेश, आई वांट टू से वन थिंग, टेस्ट का स्टैंडर्डाइज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट को कंडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से किया ही नहीं क्यों, क्योंकि जब अगर आपके पास भाटिया बैटरी किया गया है
तो भाटिया बैटरी की स्कोरिंग में टाइम फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि टाइम के हिसाब से स्कोरिंग दिया थी कि आपने कोई पजल है वो कितनी देर में सॉल्व करी है। अगर हाँ, आपने सर। स्टॉप वॉच के द्वारा टाइम को मेजर किया, उसके बाद एज पर द मैनुअल अगर आपने स्कोरिंग की, दैट विल बी परफेक्ट वन। सर आई थिंक उसमें 50 मिनट का टाइम होता नहीं है क्या? नहीं, आई थिंक से नहीं चलता काम, एग्जैक्टली हर टेस्ट की अपनी लिमिट है। नहीं सर, मेरे को याद नहीं है, हम जब 11th में देना तब किया था, तो कई Okay, स्टूडेंट then ऐसे थे तो you again perform the test. Okay, आप वापस कर सकते हैं अपना टेस्ट। नहीं किसी सर, भी मैं मेरे बारे में नहीं बता रही हूँ सर। यहाँ पे कई लोग ऐसे पूछ रहे हैं ना कि सही होता है या नहीं होता है, तो उस टाइम ना हम जब 11th में थे, पूरी क्लास का किया था, तो वहाँ पे कई Okay. स्टूडेंट ऐसे थे। ओके 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 लोकेश, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यशु, सर एक रिक्वेस्ट थी सर, कल आप साइकोफिजिक्स में थोड़ा सा डिटेल से कर सकते हैं? कल नॉट एट ऑल, अरे कल तो मेरा ये डे है, उसके बाद वी आर जस्ट प्लानिंग टू डील विद द साइकोफिजिक्स आल्सो। हम ऑनलाइन जाने की सोच रहे हैं अभी, हेल्थ साइकोलॉजी पे, काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर, ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी पे, साइकोथेरेपीज पर डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स करने का प्लान है। सो डेफिनेटली आई विल शेयर इट। यस सर, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। ओके, यस, मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो। हाँ हाँ बोले। हेलो। यस, सर मेरे को ये जानना था कि पलक, पलक मानसिक बोल रही आयु है, निकालने के लिए। पहले पलक बोल नहीं रही नहीं, है, किरण पलक। किरण कुमारी। किरण, you just नहीं raise सर, your किरण hand कुमारी first of बुनकर। all. किरण, raise your hand first of सर all, then I'll allow you. रेज करो अपना हाथ ओके को। ओके ओके, पलक, सॉरी। पलक, नाउ यू स्पीक। पलक, पलक स्पीक। पलक बोलो बेटा, क्वेश्चन है आपका कोई? सोशल इंडस्ट्री फिर से पढ़ा दो। क्या पढ़ा दूं बेटा? सोशल एंड इंटेलिजेंट। कौन सा? सोशल इंटेलिजेंट। सोशल इंटेलिजेंस। हाँ। सामाजिक रूप से जिससे व्यक्तियों के साथ संबंधों को बहुत आसानी से बना पाए। ओके, स्लाइड मिलेगी बेटा आपको, उसके अंदर मिल जाएगा आपको क्लियर। किरण, किरण बुनकर, यू आस्क। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर मानसिक आयु निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ना सर, तो आप बता सकते हैं कौन सा या कहाँ से करें, हम कहाँ से मिल सकता है हमें? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के जितने टेस्ट हैं वो सारे मानसिक आयु का ही मेजरमेंट करते हैं बेसिकली। ओके, क्योंकि वास्तविक आयु तो आपके सर पास है, इसके लिए भाटिया बैटरी टेस्ट है, भाटिया बैटरी जी। टेस्ट है। मार्केट में ऐसी दुकान पे नहीं मिलता, लेकिन हाँ सर। साइकोलॉजिकल टेस्ट लैब्स में ये सारी चीजें मिलती है। सर भाटिया बैटरी टेस्ट करने से हमारी मेंटल एज निकल आएगी ना सर? यस, आईक्यू निकल जाए, मेंटल एज निकल जाएगी तो आपकी निकल जाएगी आराम से। इट इज एक्चुअल में जो जितने सर। टेस्ट है ना, वो सभी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बने हाँ हुए हैं। हाँ ओके, जैसे 2 से 16 साल हाँ, वो तक के लिए बच्चों के भाटिया लिए बैटरी सर। बनाया हुआ है, 18 साल तक के। ओके, इससे ज्यादा के लिए जी वीआईटी सर, टेस्ट है, आपको वेस्लर एडल्ट स्केल है। ओके, वो सारे महंगे टेस्ट होते हाँ हैं, वो हाँ यू हैव टू परचेज इट फॉर कैलकुलेटिंग द थिंग्स, है ना। जी यस, निर्मला, जी सर, थैंक यू निर्मला सर। संपत सिंह, निर्मला संपत सिंह। निर्मला, यस सर। यस सर, आई विल आस्किंग यू कि अगर हम किसी का टेस्ट कर लेते हैं इंटेलिजेंसी का, तो टाइम और के साथ या एज के साथ क्या उसकी इंटेलिजेंसी चेंज होती है या परमानेंटली वही रहती है? ये देखिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको जब मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस बताया था, उसमें एक एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था। देयर इज ओके लॉट सर। ऑफ देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द विद द एज एंड इंटेलिजेंस। क्योंकि कुछ एबिलिटीज हैं वो एज के साथ इंप्रूव होती है, और कुछ एबिलिटीज है जो एज के साथ थोड़ा सा डिग्रेड हो जाती है। तो ओवरऑल ठीक है। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा नेचुरल रूप से। ओके, ओके सर। सर आई नो, वैसे मैं निर्मला डुलावत हूँ। अरे निर्मला, अच्छा, दुलावत, जी मेरी सर, मैंने स्टूडेंट, क्या पुरानी स्टूडेंट है। ओके सर, मैंने क्या अभी काउंसलिंग का ज्वाइन कर लिया, तो मुझे भी सजेस्ट किया गया कि आप इसी फील्ड में चले जाओ, तो आई ओके निर्मला, आई कैन रिकॉग्नाइज यू। थैंक यू ओके बेटा, सर। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? सो आज 9वां दिन हमारा कंप्लीट हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये लेक्चर को सुना है। और स्पेशल थैंक्स टू निशा ऑल्सो। वो किसी कारण से जुड़ नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे जो पीपीटी अवेलेबल कराई, उस पीपीटी को मेरा देखा हुआ था, तो मैंने उसके आधार पर प्रेजेंटेशन कर दिया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू निशा, डॉक्टर निशा, कि उन्होंने बहुत अच्छी सी स्लाइड बनाई। किसी ने मैसेज किया, सर पीडीएफ डिलीट हो गया है। कोई बात नहीं, वापस भेज देंगे, आप चिंता नहीं करें। और
कल की जो हमारी लेक्चर है वो आधे घंटे के अंदर ही पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद आधे घंटे हम वैलिडिटी करेंगे और उसके बाद आपसे फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाएगा। तो कोशिश करूंगा कि कल दिन तक आपके पास फीडबैक फॉर्म आ जाए। आपके सभी के मेल आईडी मेरे पास है, सो उन मेल आईडीज पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर किसी को नहीं भी मिलता है तो जो लिंक है मैं शेयर करूंगा, तो आप आपस में भी शेयर कर पाएंगे। उन लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट करके उन लिंक को लेकर उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भर दें। देखिए मैंने आपको बताया कल लास्ट डे हमारा 28 और ये 10 डेज की वर्कशॉप है। दैट इज मैसिव सक्सेस मिली है मुझे। दैट वाज माय फर्स्ट एफर्ट। इस साल का मेरा फर्स्ट एफर्ट था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आई विल बी वेरी सक्सेसफुल। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग and actually motivating me to organize such more workshops. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. 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 Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you. बस बोले ना। हेलो।
हेलो